भाई स्वीडन की एंट्री पॉइंट पे जो इमिग्रेशन हुई है ना, खतरनाक वाली, मेरी नहीं सबकी, जितने यूरोपियंस बैठे थे उसमें, चाहे वो बेल्जियम का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे वो यहाँ का सिटीज़न हो, भाई दो दो दफ़ा, और सबके सामान चेक हुए बस के अंदर, सबके। डेनमार्क को छोड़ के जा रहा हूँ और मैं इस वक्त जा रहा हूँ स्वीडन। फ्लिक्सबस से जा रहा हूँ। तो मेरे हॉस्टल से जो फ्लिक्सबस का स्टॉप था ना, वो है 32-34 मिनट दूर। तो मैंने कहा पैदल चलते हैं यार, कहाँ फालतू उसके बस के टिकट का कौन देगा इतना महंगा। यहाँ मेरे को नहीं तो 4 यूरो लगते जाएगा। और ये देखो यार, नदी है, समंदर है, शहर के अंदर ही कैसे जमा हुआ है पूरा। से फ्लिक्सबस के मैंने चार्जेस जो बस टिकट के दिए हैं वो मेरे को लगे हैं 24 या 25 डॉलर। 4 बजे बस चलेगी यहाँ से, रात को पूरे 9 बजे। स्वीडन में गॉथनबर्ग शहर है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ओह सॉरी भाई, देखा मुझसे गलती हो गई ना, मैंने पहले भी बताया था साइकिल ट्रैक पर नहीं चलना। ये आदत नहीं है ना हमें चलने की। जैसे इन्होंने मुझसे, लेडी ने मुझे टोका, कहती है बाई पास है, माई पास है, पता नहीं क्या बोल रही थी। मतलब उसके कहने का मतलब ये साइकिल का ट्रैक है, आप यहाँ चल नहीं सकते। यहाँ हर लोगों के पास साइकिलें और साइकिल ट्रैक्स पूरे डेनमार्क में बने हुए हैं। तो आपको ध्यान से चलना है, बस इतना ही बता सकता हूँ। लेफ़्ट वाली लेन पे चलते हुए आपको जाना है। और आप इससे अंदाज़ा लगा लो यार कितनी साइकिलें पड़ी हैं। तो लोग यहाँ साइकिल का कितना कैसे यूज़ करते होंगे। बग्गियाँ पड़ी हैं, मतलब यहाँ तो पोल्स के साथ भी साइकिल लटकी पड़ी है। ये ना साइकिल की लेन है, ये वाली सारी जो बनती आ रही है। किसी भी रोड में, कोई भी रोड बगैर साइकिल लेन के नहीं दिखेगी आपको। भाई अभी पता क्या हुआ, मैं ना चलने से पहले सुपरमार्केट में गया कुछ सामान खाने पीने के लिए। तो साथ में ना मैं एक कोक का कैन लेकर आया था। वो पड़ा जैसे 5.5-6 क्राउन का, लेकिन उसके साथ बिल में इन्होंने 1 क्राउन और एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये 1 क्राउन क्यों लगा एक्स्ट्रा? तो कहते हैं डेनमार्क का रूल है कि जब भी आप कोई कैन लेते हो ना यहाँ से, या कोई प्लास्टिक की बोतल वाला कुछ भी सामान लेते हो, आपको उसके ऊपर 1 क्राउन एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। वो चार्ज आपको रिफ़ंड हो जाएगा जब वो आप बोतल या कैन हमें वापस लेकर जाओगे। बड़ा एक अजीब सा, बहुत बढ़िया रूल है। मतलब प्लास्टिक वेस्ट से एनवायरनमेंट क्लीन रखने का, साफ़ रखने का, ये आइडिया तो आया नहीं। अगर पूरी दुनिया में प्लास्टिक और कैंस की आइटम्स पर ऐसे कुछ % एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया जाए और उनको कहा जाए कि भैया ये आपको पैसे तभी वापस मिलेंगे जब आप इस कैन को, खाली कैन को आप हमें वापस लेके जाओगे। कितना बढ़िया है ये बिल्डिंग के ऊपर ये क्या लिखा हुआ है? 1/2 लीटर मिल्क। इस कैन की दुकानें बनी हुई हैं। आप यहाँ से अपना प्रिंट करवा सकते हो। एक प्रिंट के आपको 3 करोना 36 रुपये। और ये देखो यार, ये डेनिश का कल्चर, डेनमार्क का कल्चर। हर बिल्डिंग अलग कलर है, येलो, रेड, येलो, वो आगे मरून। और बस आएगी 3:40 पे और 50 मिनट पे चल पड़ेगी। और ये मेरे पीछे रेलवे स्टेशन यहाँ पर। डेनमार्क में फ्लिक्सबस के सिवाय ये भी बसेस चलती हैं। ये है कोम्बार्डो एक्सप्रेस। तो ये डेनमार्क और स्कैंडिनेवियन की बसेस हैं, आप इनमें भी बैठ के जा सकते हो। इनका किराया जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा फ्लिक्सबस से। लो जी, स्वागत है आपका। स्वीडन पहुंच चुका हूं, मतलब गॉथनबर्ग शहर है इनका, वहाँ पहुँच चुका हूँ। ये बस है मेरी। या बस के हीटर ने ना बुरी हालत कर दी है, मतलब अंदर पसीने आने शुरू हो गए थे। बाहर का टेम्परेचर है -10 डिग्री, इसलिए कोई पता ही नहीं लग रहा अभी। खैर, आपको इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बड़ा ही ख़तरनाक इमिग्रेशन पहली बार बसों में होते देखा है मैंने अपने अब तक के यूरोप के सफ़र में। सबसे पहले लेकिन मैं बस स्टेशन के अंदर जाना चाहता हूँ यार, कोई अगर है भी यहाँ। कहाँ है बस स्टेशन भैया? भाई स्वीडन की एंट्री पॉइंट पे जो इमिग्रेशन हुई है ना, ख़तरनाक वाली, मेरी नहीं सबकी,
जितने यूरोपियंस बैठे थे उसमें, चाहे वो बेल्जियम का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे वो यहाँ का सिटीज़न हो, मुझे ऑब्वियसली पता था कि ये जो कंट्री है ना स्वीडन, नॉर्वे, ये तो लोग आसानी से वीज़ा भी नहीं देते किसी को। लेकिन अभी डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या। लेकिन मुझे अंदर जाना है भाई, थैंक गॉड सही जगह आ गए हैं। ये बाहर प्लेटफॉर्म्स हैं और ये अंदर खूबसूरत सा बस स्टेशन है। और पहली बार बस स्टेशन के अंदर पेड़ पौधे लगे हुए देखे हैं मैंने। तो ये बताता हूँ कि हुआ क्या। तो सबसे पहले जब बस स्वीडन बॉर्डर पे पहुँची ना, तो उसके बीच में एक इमिग्रेशन पुलिस वाले एंटर हुए, ठीक है। सबका पासपोर्ट चेक कर रहे हैं और सबसे सवालात पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो और वहाँ जाकर क्या करोगे। बड़ी बात ये थी कि उस बस में सारे यूरोपियन बैठे थे और अकेला मैं इंडियन था। लेकिन पूछताछ सबसे हो रही थी, सबके पासपोर्ट चेक हो रहे थे, सबके वीज़ा चेक हो रहे थे। मतलब अगर किसी के पास रेजिडेंशिप कार्ड है तो उसका आरसी डीआरसी चेक हो रहा था। तो मेरा जब बारी आई तो मैंने अपना पासपोर्ट का वीज़ा पे दिखाया, तो मुझसे वही पूछा उन्होंने कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। मुझे फ़्लाइट पकड़नी गॉथनबर्ग के एयरपोर्ट से रीगा के लिए। तो कहते ठीक, मतलब फ़ोटो खींची, सब कुछ हो गया तो चले गए। उसके बाद एक मैडम घुसी अंदर बस में, वो थी कस्टम्स की। तो उसने भाई आके जो पूछताछ करनी शुरू की है, ये दूसरी बार पूछताछ हुई उसी स्टॉप पर। दूसरी बार कोई उनका पुलिस वाला चढ़ा है, तो मेरे पास मैडम आई तो मुझसे सीधा स्वीडिश में बात करने लगी। मैंने कहा मैं इंग्लिश स्वीडिश नहीं आती भाई। तो कहते अच्छा आपके पास कोई डिक्लेयर करने के लिए है। मैंने कहा नहीं है। तो उसके बाद फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। भाई बंदा ना कभी कभी नर्वस हो जाता है। तो एक तो इतनी जगहें घूम रहा हूँ पिछले कई दिनों से, इतनी जगहें चेंज कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट वो जगह थोड़ा सा ना एकदम ज़ुबान पे आने में 1 सेकंड का भी अगर डिले होता है ना तो थोड़ी बात ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा मैं याद करने लगा। मैं कहा मैं काफ़ी लंबे ट्रिप से फ्रांस से चला था, मोनाको गया, उसके बाद मैं धीरे धीरे याद कर रहा हूँ दिमाग में। मैं पेरिस गया, उसके बाद एम्स्टर्डम गया, बेल्जियम गया। हाँ, कहते इस बस में कहाँ से बैठे हो। मैंने कहा कोपेनहेगन से। तो कहते कहाँ जा रहे हो। मैं कहा गॉथनबर्ग जाके क्या करोगे। मैं कहा वहाँ से ना मेरी रीगा की फ़्लाइट है, वहाँ जाऊँगा। तो मैंने जब देखा ना कि यार कि सवालात कुछ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं मुझसे, मतलब वहाँ के, हालांकि ये तो नॉर्मल थे, सबसे इतने पूछे जा रहे थे, मैंने तभी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैंने कहा मैं ना ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, तो ट्रैवलिंग करता हूँ। तो कहते अच्छा ट्रैवल दिखाओ अपना गैजेट्स। तो मुझे लगा जैसे उन्होंने कहा कि गैजेट दिखाओ, मेरे पास ये कैमरा था, मैंने कैमरा ऐसे करके दिखा दिया। कहते नहीं अपने मोबाइल पे दिखाओ, ब्लॉग है। तो पहली बार ऐसा हुआ डिटेलिंग में। तो मैंने मोबाइल पे खोला अपना एरी स्पेस चैनल करके, मैंने उनको दिखाने लगा। उन्होंने देखा तक नहीं, जैसे एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछा होता है ना, मतलब चैनल देखा तक नहीं, मोबाइल की तरफ तक नहीं देखा। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि 2 बंदे बस में डिटेन किए गए, ठीक है, यूरोपियन थे दोनों। उनको नीचे उतारा गया, पूछताछ की गई, उनके बैग निकाले गए लगेज बॉक्स में से बस के, और बैग्स की चेकिंग हुई। हाँ, उसके बाद ये मैडम हर बंदे का बैग भी चेक कर रही है यार। मतलब यूरोपियन बंदे के भी आप बैग चेक कर रहे हो। कि एक पीछे लड़की थी, उसने कहा कि भाई मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। वो बॉयफ्रेंड क्या करता है, आपने जो बोल दिया ना उसको जवाब को आगे स्ट्रेच करना शुरू कर देगी वो। तो बॉयफ्रेंड क्या करता है, कितने देर से वो वहाँ है, ये है वो है, आप कहाँ से आ रहे हो, आपके पास नेशनलिटी कहाँ की है। मेरा भी बस ये वाला बैग पड़ा था, तो इसकी बस एक जिप उसकी जो होती है ना, वो बस एक बार खोली है, तो कुछ उसका कुछ ज़्यादा वो मतलब ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये सब बातें ना एक्चुअली मुझे पता था कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं ना, जो ये खासकर स्वीडन है, नॉर्वे है, ये आसानी से वीज़ा भी नहीं देते, ठीक है। इनसे तो मुझे जहाँ तक याद है, मैंने पढ़ा था कहीं कि स्कैंडिनेवियन में से शायद नॉर्वे है कि स्वीडन है, उसने तो साफ लिख दिया था कि हम इंडियंस को वीज़ा देने में थोड़ा हचकिचाते हैं, क्योंकि इंडिया के इंटरनल हालात बड़े ख़राब हैं और लोग वहाँ से आते हैं और बाहर इलीगली सेट हो जाते हैं। ये मैंने शायद एक किसी की वीज़ा रिजेक्शन लेटर मैंने पढ़ी थी, जो इन कंट्रीज़ ने ऐसे बना के दी थी। अच्छा, जो बंदा डिटेन हुआ ना, वो शायद ये सही जवाब नहीं दे पाया कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, या
कई बार बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको उतार के फिर पुलिस वाले नीचे ले गए, उसका सामान वामान खुलवाया, उसके चेकिंग वेकिंग की सारी, उसकी वजह से बस 15 मिनट रुकी रही। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा स्वीडन आने का मकसद क्या था। गॉथनबर्ग आया था मैं। सबसे पहले तो आज रात को यहाँ रुकने के लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। गॉथनबर्ग में सारे के सारे हॉस्टल भर चुके हैं। 8,000 रुपये से यहाँ एक हॉस्टल का रूम मिल रहा है। भाई मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं थे। मैंने कहा नहीं भाई, ओके टाटा बाय बाय। जब कुछ ऐसा होता है ना, मैं उस देश को बाय बाय कर देता हूँ। क्योंकि देखो भाई, वीकेंड है, सैटरडे संडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे माना हुआ है। यूरोप पूरा का पूरा भर जाता है, उसमें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है आपको, तो बड़ी मुश्किल से कमरे मिलते हैं। ठीक, तो मैंने कहा इससे बजाय रीगा चलता हूँ ना। रीगा की यहाँ से फ़्लाइट बड़ी मुझे अच्छे उसमें मिली है। मुझे मिली है सिर्फ 3,000 रुपये की फ़्लाइट मिली है रीगा में। 2-3 दिन रीगा रह लूँगा, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। तो ये प्लान है जी मेरा। तो ये थी जी वीडियो। अब मुझे लगता है कि ये ना बीच बीच में अनाउंसमेंट होती है कि अपने बैग का ध्यान रखो, बैग से दूर मत रहो, यहाँ चोर उचक्के बहुत हैं। पता नहीं यार, इतना खूबसूरत एयरपोर्ट, ये स्टेशन है। कहते हैं अगर कोई लगेज हुआ ना अनअटेंडेड तो सिक्योरिटी गार्ड उठा के ले जाएंगे। भाई ये जो स्टेशन है ना, इसमें ही ट्रेन स्टेशन है, इसमें ही ट्रैम स्टेशन है, इसमें ही बस स्टेशन है। ये बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म से इधर बने हुए, ठीक है। ट्रेन स्टेशन इस तरफ है, आपको मैं दिखा चुका हूँ। और बाकी तो खैर सारा एक छोटी छोटी बात आपको जाते जाते और बताना चाहता हूँ। फ्लिक्सबस ने अब से हर बुकिंग पे 3.5 यूरो चार्ज करना शुरू कर दिया है। चाहे वो टिकट 5 यूरो की हो, चाहे 50 यूरो की। अब उसको बचाने का तरीका क्या है, मैं आपको सीधा सिंपल तरीका बताता हूँ। मोबाइल से बुकिंग मत करना, लैपटॉप खोलो, ग्लोबल फ्लिक्सबस वाली वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से बुकिंग करो। आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो $3 एक्स्ट्रा लगते हैं ना, ये मैंने अभी ट्रिक निकाला है। मतलब मैंने जितनी भी बुकिंग्स हैं फ्लिक्सबस की ऐसे की हैं कि लैपटॉप खोला हुआ है। ये देखो लैपटॉप इसीलिए स्पेशली खोला था मैंने। लैपटॉप से बुकिंग की है। मेरे को 3.5 यूरो जो उनके चार्ज लगता है सर्विस चार्ज, वो नहीं लगा और मेरे पैसे बचे।